गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूँ दीक्षा। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है फ्लावर की संरचना, तो फ्लावर में मैंने आपको बताया था कि जो फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है यानी कि मादा जनन अंग होता है वो कहलाता है जायांग, जिसे कहते हैं गाइनोशियम। तो गाइनोशियम के अंदर क्या होता है? ओवरी होती है, स्टाइल होती है, स्टिग्मा होती है, मतलब कि वर्तिका होती है, वर्तिकाग्र होती है, और ओवरी के अंदर कई छोटे छोटे से बीज होते हैं यानी कि बीजाणु होते हैं, जिसे हम कहते हैं बीजांड या ओव्यूल कहते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं ओव्यूल की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, उसके नाम के बारे में और उसके फंक्शन के बारे में। तो जो बीजांड होते हैं वो अलग अलग पुष्पों में अलग अलग संख्या में पाए जाते हैं। कई पुष्पों में बहुत सारे बीजांड होते हैं, कई पुष्पों में कम संख्या में बीजांड पाए जाते हैं। तो बीजांड को क्या कहते हैं? ओव्यूल्स कहते हैं। और ओव्यूल्स किसी भी पुष्प में निश्चित संख्या में नहीं पाए जाते हैं। जो ओव्यूल होते हैं वही क्या कहलाते हैं? मादा जनन अंग का एक भाग कहलाते हैं और इन्हें मादा युग्मक यानी कि फीमेल गैमीट कहते हैं। ओके, अब हम देखेंगे बीजांड की आंतरिक संरचना। तो सबसे पहले जो बीजांड होता है वो अंडाशय की दीवार से जिस डंठल के द्वारा जुड़ा होता है उसे हम कहते हैं बीजांड व्रंत। क्या कहते हैं? तो सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा बीजांड व्रंत। एक और बात, जो बीजांड होते हैं, जो फीमेल गैमीट होते हैं वो कैसे होते हैं? बड़े होते हैं यानी कि मेगा स्पोरेंजियम होते हैं। ये गुरु बीजाणु कहलाते हैं क्योंकि ये गुरु बीजाणु धानी के अंदर निर्मित होते हैं। मेगा स्पोरेंजियम। मेगा स्पोरेंजियम के अंदर निर्मित होने वाले बीजाणुओं को क्या कहते हैं? मेगा स्पोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मेगा स्पोर्स यानी कि गुरु बीजाणु। तो ये जो बीजांड है ये क्या कहलाते हैं? गुरु बीजाणु कहलाते हैं यानी कि मेगा स्पोर्स कहलाते हैं। क्लियर? यहाँ लिख देती हूँ ना, मेगा स्पोर्स। तो ये सभी क्या है? मेगा स्पोर्स हैं। बहुत सारे स्पोर्स होते हैं फ्लावर में जो कि क्या करते हैं? परागण की क्रिया में सहायता करते हैं। जब परागकण वर्तिकाग्र से होते हुए कहाँ जाते हैं? वर्तिका में आ जाते हैं, फिर ओवरी में आ जाते हैं, देन बीजांड के अंदर आ जाते हैं और ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं? फल का निर्माण करते हैं। तो ये क्रिया कहलाती है परागण। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर यानी कि बीजांड की आंतरिक संरचना पर। मैंने क्या बताया है कि जो बीजांड का डंठल होता है जिसके द्वारा ये अंडाशय से जुड़ा होता है, ओवरी से जुड़ा होता है, उसे हम कहते हैं बीजांड व्रंत। क्या कहलाते हैं? क्या कहते हैं? बीजांड व्रंत कहते हैं। क्लियर? तो ये जो है ये इसका क्या है? बीजांड व्रंत है। बीजांड व्रंत को इंग्लिश में फ्यूनिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्यूनिकल। इसी के द्वारा ये जुड़ा होता है। अब हम आ जाते हैं जो बीजांड व्रंत के अंदर होता है ये कहलाता है हाइलम। ये क्या कहलाता है? हाइलम। हाइलम क्या होता है? जो कि इस बीजांड व्रंत को जुड़ने से सहायता करता है। सेकंड क्या आ जाएगा? हाइलम। हाइलम को निभाग भी कहते हैं। अब ये क्या करता है? ये बीजांड काय को जोड़ने में मदद करता है। किस किस को? बीजांड काय, ये जो पूरा शरीर है, और बीजांड व्रंत, इन दोनों को जोड़ने में मदद करता है। बीजांड काय मतलब कि जो बीजांड का पूरा शरीर होता है उसको बीजांड व्रंत में जोड़ने में मदद करता है। कौन? हाइलम। क्लियर? अब थर्ड पॉइंट आता है जो हाइलम होता है इसके यहाँ पे देखेंगे हम जो बीजांड काय है इसके चारों ओर आपको दो लेयर्स दिखाई दे रही होंगी। ये जो लेयर्स हैं यानी कि इसके ऊपर जो आवरण पाया जाता है उसे हम कहते हैं अध्यावरण। क्या कहते हैं? अध्यावरण।
अध्यावरण को इंग्लिश में इंटेग्यूमेंट भी कहते हैं। क्लियर? तो थर्ड पॉइंट क्या आ जाएगा? अध्यावरण। अध्यावरण को क्या कहते हैं? इंटेग्यूमेंट। और बीजांड में कितने इंटेग्यूमेंट होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से? इसमें जो बाहरी आवरण होता है या परत होती है इसे हम कहते हैं बाह्य अध्यावरण, और जो अंदर होती है उसे हम क्या कहते हैं? आंतरिक अध्यावरण, यानी कि आंतरिक झिल्ली कहते हैं। तो इसमें सबसे बाहर की ओर हम क्या देखेंगे? ये जो है ये क्या है? बाह्य अध्यावरण, और ये आंतरिक अध्यावरण। तो ये दोनों क्या कहलाते हैं? अध्यावरण, यानी कि इंटेग्यूमेंट कहलाते हैं। कौन कौन से? बाह्य और आंतरिक। अब हम देखेंगे जो इंटेग्यूमेंट होता है वो पूरी तरह से बीजांडकाय को ढके नहीं रहता है। ये पूरा क्या है? बीजांडकाय है। अब बीजांडकाय में अध्यावरण क्या पूरी तरह से ढका है? नहीं ढका है। इसमें क्या होता है? एक जगह बीजांड जो अध्यावरण होता है यानी कि इसका आवरण होता है वो नहीं पाया जाता है, उसे हम कहते हैं बीजांड द्वार। क्या कहते हैं? बीजांड द्वार। ये इसका कहलाता है, ये इतना एरिया पूरा क्या कहलाता है? बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल। ठीक है, तो ये हो गया बीजांड द्वार। अध्यावरण कितने बताए थे मैंने? कौन कौन से होते हैं? आउटर और इनर, है ना? 2 अध्यावरण होते हैं, बाह्य और आंतरिक। अध्यावरण के बाद हमने क्या देखा? बीजांड द्वार। बीजांड द्वार, बीजांड द्वार क्या कहलाता है? वह स्थान जहाँ पर अध्यावरण नहीं पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? बीजांड द्वार कहते हैं। इसे माइक्रोपाइल भी कहते हैं। कुछ जो बीजांड होते हैं उसमें अध्यावरण चारों ओर ढका होता है, लेकिन कुछ बीजांड में एक जगह खुला रहता है जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं। यहीं से क्या होता है? परागकण इसके अंदर प्रवेश करते हैं। अब बीजांड का द्वार के बाद हम देखेंगे इसकी मुख्य संरचना क्या कहलाती है? बीजांड काय। क्या कहलाती है? बीजांड काय। बीजांड काय एक बड़ी गोलाकार संरचना होती है। इसके अंदर क्या होते हैं? कई संयोजी ऊतक भरे होते हैं। ये जो पूरी बीजांड काय है इसके अंदर क्या होता है? कई संयोजी ऊतक भरे होते हैं। तो बीजांड काय क्या है? एक इसकी मुख्य संरचना है। इसके अंदर कई संयोजी ऊतक पाए जाते हैं, और इसके अंदर हम देखेंगे भ्रूण कोश पाया जाता है। कहाँ पर? बीजांडकाय के अंदर क्या होता है? भ्रूण कोश, यानी कि न्यूसेलस। तो बीजांडकाय के अंदर क्या होता है? भ्रूण कोश। अब हम देखेंगे जो बीजांडकाय होता है इसके अंदर क्या पाया जाता है? भ्रूण कोश। अब भ्रूण कोश की संरचना ध्यान से देखना। भ्रूण कोश में बीचों बीच एग सेल होती है, यानी कि अंड कोशिका। क्या होती है? अंड कोशिका। जो ये रेड कलर से दिखाई दे रही है ये क्या है? अंड कोशिका। अंड कोशिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एग सेल। अंड कोशिका के आजू बाजू होती हैं इसकी सहायक कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं? सहायक कोशिकाएं। इसी तरह इसमें क्या होता है? ऊपरी ध्रुव में, मतलब कि अगर हम भ्रूण कोश में देखेंगे तो दोनों ध्रुवों में क्या होती हैं? दोनों ध्रुवों में बीचों बीच अंड कोशिका होती हैं। ये है अंड कोशिका, और इसके आजू बाजू क्या होती हैं? सहायक कोशिका, यानी सिनर्जेट सेल। लेकिन इसमें ऊपर की ओर कौन सी सेल्स होती हैं? प्रतिमुख सेल्स, यानी कि प्रतिमुख कोशिकाएं, जिसे एंटीपोडल सेल्स भी कहते हैं, जो एग सेल की सहायता करती हैं और रक्षा करती हैं। तो ऊपर कहाँ कौन सी होती है? एंटीपोडल, और नीचे कौन सी होती है? एग सेल के आजू बाजू सिनर्जिड सेल। ऊपर कौन सी होती है? एंटीपोडल सेल। क्लियर? और ये बीचों बीच क्या है? एग सेल। और ये पूरा क्या कहलाता है जो ग्रीन कलर से बना है? एम्ब्रियो सैक, यानी कि भ्रूण कोश। इसको क्या कहते हैं? एम्ब्रियो सैक, है ना? एम्ब्रियो सैक में मैंने आपको क्या क्या बताया? इसमें बीचों बीच क्या होती है?
एग सेल होती है, और एग सेल के आजू बाजू कौन कौन सी सेल होती हैं? ऊपर होती है एंटीपोडल, कौन सी? एंटीपोडल, और नीचे कौन सी होती है? सिनर्जिड, कौन सी? सिनर्जिड सेल, मतलब कि सहायक कोशिकाएं, है ना। अब इसमें बीचों बीच कई ये गोलाकार संरचनाएं दिखाई दे रही हैं। जो संरचनाएं हैं ये क्या करते हैं? दो न्यूक्लियस होते हैं, यानी कि दो केंद्रक होते हैं जो आपस में फ्यूज हो जाते हैं, संलयित हो जाते हैं और एक केंद्रक बना लेते हैं। अब इस प्रकार से यदि दो केंद्रक फ्यूज होकर के एक केंद्रक का निर्माण करते हैं तो उस केंद्रक को कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस, यानी कि द्वितीयक केंद्रक, क्योंकि इसमें क्या होते हैं? दो केंद्रक संलयित हो जाते हैं और एक केंद्रक का निर्माण करते हैं। तो इसमें बीचों बीच क्या होता है? सेकेंडरी न्यूक्लियस, यानी कि द्वितीयक केंद्रक होता है। यहाँ पे क्या होता है? द्वितीयक केंद्रक। और द्वितीयक केंद्रक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें दो न्यूक्लियस फ्यूज हो जाते हैं। द्वितीयक केंद्रक, खैर इसका अलग से पॉइंट नहीं बनेगा क्योंकि ये भ्रूण कोश के अंदर ही आएगा, ठीक है, तो इसको पॉइंट के रूप में नहीं लिखना है। भ्रूण कोश में ही आपको क्या लिखना है? इसमें बीचों बीच एग सेल होती हैं, नीचे सिनर्जिड सेल और ऊपर एंटीपोडल सेल होती हैं, और बीचों बीच क्या होता है? द्वितीयक केंद्रक होता है, यानी कि सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है। अब आ गई बात समझ में कि द्वितीयक केंद्रक क्यों कहा जाता है इसको। क्लियर? 7th पॉइंट आएगा चैलेजा। चैलेजा इसको कहते हैं हाइलम। हाइलम इसे हिंदी में कहते हैं निभाग। क्या होता है? हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक साथ नाम याद करेंगे तो कन्फ्यूज़न आती है, लेकिन आप अगर इंग्लिश में नाम याद करेंगे तो बहुत इजीली याद हो जाएंगे। आप इंग्लिश में ही नाम याद कर रखेंगे हाइलम और चैलेजा का, चाहे तो हिंदी में भी नाम याद रख सकते हैं। तो चैलेजा को क्या कहते हैं? निभाग कहते हैं। चैलेजा भाई कहाँ पाया जाता है? देखिए ये जो पूरा बीजांड दिखाई दे रहा है, इसमें जो बीजांडकाय होता है, बीजांडकाय का इसमें अगर हम देखेंगे तो ऊपरी हिस्सा है, लेकिन अगर बीजांड होता है तो वो अपोजिट होता है, मतलब उल्टा होता है। कहीं कहीं भी आप देखेंगे तो ये उल्टा बना रहता है। अगर इसको हम देखेंगे तो यहाँ पर पाया जाता है निभाग, यानी कि चैलेजा। चैलेजा क्या होता है? ये बीजांडकाय है, उसका निचला हिस्सा कहलाता है चैलेजा। ये चैलेजा क्या करता है? यहाँ से अध्यावरण का निर्माण होता है, मतलब कि ये जो लेयर्स हैं उसका निर्माण कहाँ से होता है? यहाँ से, चैलेजा से, जिसे हम क्या कहते हैं? निभाग कहते हैं। तो चैलेजा क्या कहलाएगा? वह स्थान जहाँ से बीजांड के अध्यावरण का निर्माण होता है, वह स्थान जहाँ से बीजांड के अध्यावरण का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं? चैलेजा या निभाग कहते हैं। तो ये बात आगे समझ में कि चैलेजा क्या कहलाता है। ये हो गई बीजांड की संरचना। हमने कौन कौन से पॉइंट देखे? सबसे पहले देखा बीजांड ग्रंथ, यानी बीजांड का डंठल जहाँ से ये ओवरी से जुड़ा होता है। इसके बाद हाइलम जो कि बीजांड ग्रंथ और बीजांडकाय को जोड़े रखता है। इसके बाद मैंने आपको बताया अध्यावरण। 3rd पॉइंट क्या बताया? इंटेग्यूमेंट्स या फिर अध्यावरण। अध्यावरण क्या होते हैं? 2 अध्यावरण पाए जाते हैं, एक आउटर और एक इनर, बाह्य और आंतरिक अध्यावरण। बाहर का अध्यावरण बाह्य अध्यावरण और अंदर का आंतरिक अध्यावरण कहलाता है। इसके बाद अगला पॉइंट बताया बीजांड द्वार, जहाँ अध्यावरण नहीं पाया जाता है। मुख्य इसकी संरचना, मुख्य बॉडी क्या कहलाती है? बीजांडकाय, यानी कि न्यूसेलस। बीजांडकाय को क्या कहते हैं? न्यूसेलस। यहाँ पे लिख देते हैं न्यूसेलस। और न्यूसेलस का कहाँ होता है? ये बीजांड का मुख्य भाग होता है। इसके अंदर भ्रूण कोश पाया जाता है। भ्रूण कोश में एग सेल, एंटीपोडल, सिनर्जिड सेल, एंटीपोडल सेल और बीचों बीच क्या होता है? सेकेंडरी न्यूक्लियस, यानी कि द्वितीयक केंद्रक होता है। क्लियर? अब इसके बाद मैंने आपको बताया चैलेजा। चैलेजा क्या होता है? जहाँ से अध्यावरण का निर्माण होता है।
चले आप पहले भी लिख सकते हैं, ये पॉइंट रह गया था इसलिए मैंने आपको बाद में बता दिया। तो चले से ही क्या होता है, इंटेग्यूमेंट्स का निर्माण होता है, यानी कि आवरण का निर्माण होता है। और ये आवरण क्या करते हैं, बीजांड को घेरे रखते हैं और उसकी संरचना उसकी सुरक्षा करते हैं। तो ये हो गया क्या, अध्यावरण हो गया, चले हो गया। अब होता क्या है, जो बीजांड होते हैं वो विकसित होकर के क्या बना लेते हैं, बीज बना लेते हैं। निषेचन की क्रिया के बाद जो बीजांड होते हैं वो किसका निर्माण करते हैं, बीजों का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, बीज का। और जो अंडाशय होता है वो परिपक्व यानी कि मैच्योर होने के बाद फल का निर्माण कर देता है ना। तो ये आपके कुछ बेसिक पॉइंट है जो नीट के एग्ज़ाम में भी आते हैं, ध्यान रखिएगा। और बीजांड की संरचना से में से भी क्वेश्चन बनते हैं कि द्वितीयक केंद्रक कहाँ पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है, ये बीजांड यानी कि ओव्यूल के अंदर। ये पूरी संरचना किसकी है, ओव्यूल की। और ओव्यूल और बीजांड एक ही होता है, भूलना नहीं है। ये क्या है, बीजांड। और बीजांड पाए कहाँ जाते हैं, ये पाए जाते हैं फ्लावर के अंदर। जो ओवरी पाई जाती है, इसके पहले वाले लेक्चर में मैं आपको पूरी फ्लावर की स्ट्रक्चर अच्छी तरह से समझा चुकी हूँ। वहाँ पर ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं। ये होता है हमारा फ्लावर में क्या होता है, ये वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा, ये होती है वर्तिका, ये होती है ओवरी। ये क्या होती है, ओवरी यानी कि अंडाशय। अब अंडाशय के अंदर कई ओव्यूल्स पाए जाते हैं। ये क्या है, अंडक। और अंडक के अंदर क्या मिलेंगे, कई सारे बीजांड यानी कि गुरु बीजाणु, जिसे क्या कहते हैं, मेगास्पोर्स। मेगास्पोर्स जो है वो मेगास्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं। ये भी एग्जाम में आने के संभावना है। मेगास्पोरेंजियम क्या कहलाते हैं, तो मेगास्पोरेंजियम कौन होते हैं, बीजांड होते हैं जो कि ओवरी के अंदर निर्मित होते हैं। क्लियर। तो ये 2 पॉइंट आप याद रखिएगा फॉर नीट एग्जाम, गुरु बीजाणु धानी और बीजांड परिपक्व होकर क्या बना लेते हैं, बीज, और अंडाशय क्या बना लेते हैं, फल का निर्माण कर लेते हैं। तो ये रही बीजांड की संरचना। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट्स हो तो आप टेलीग्राम लिंक पर जाकर पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।